हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की कैलकुलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और जो जितने भी इलेक्ट्रोड थी उन सब की हमने ईएमएफ कैलकुलेट की थी। वो ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन सेल की, तो उन कंसंट्रेशन सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करने के बाद उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, उससे क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोड जंक्शन पोटेंशियल या फिर जो कंसंट्रेशन सेल हमने पढ़े थे, विदाउट कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन, ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस, विद ट्रांसफरेंस, जितने भी सेल्स पढ़े थे उन सब की ईएमएफ का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उन सभी फॉर्मूलाज के थ्रू अगर हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं तो उस ईएमएफ से क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। यह मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईएमएफ जो हमने निकाली, जो ई की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले हमें मिले हैं, उन फॉर्मूलों को यूज़ करके क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है उसकी बात कर रही हूँ। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेज़रमेंट की, तो इस ईएमएफ के थ्रू हम डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी नोट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इसके अलावा जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हम इसके अलावा जो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसीज ऑफ आयन को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे हमारा कोई आयन है, उसमें कोई कैटायन है, तो कैटायन प्लस चार्ज कितना कैरी करेगा, 1 चार्ज कैरी करेगा, 2 चार्ज कैरी करेगा, 3 चार्ज कैरी करेगा, या इससे ज़्यादा करेगा, कम करेगा। ऐसे ही एनायन जो है हमारा, वो कितने नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, 1 2 3, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा सब्सटेंस है उसकी सोल्यूबिलिटी, अगर हम जो सब्सटेंस है उसको सोल्यूबल है और उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट स्पेरिंगली जो सोल्यूबल होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में। ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है कैटायन और एनायन के अलग अलग। पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन की। और जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई जो हमें रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ये हमारा नॉर्मल स्टेट में, लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट लिख सकते हैं। या फिर अगर हमने गिब्स फ्री एनर्जी को नेगेटिव में लिया है तो एन एफ ई नोट हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक जो है हमारा नेगेटिव में आएगा, माइनस डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आती है? माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये भी वैल्यू आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। जो हमारा अगर मैं बात करूँ फॉर्मूलेज़ की, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को इंटर रिलेट कर देंगे, और जब इंटर रिलेट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एन एफ ई नोट इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। हमारा इसी फॉर्मूले से हमने इसको बनाया था, और फिर ये जो वैल्यू आई इस फॉर्मूले को हमने इसमें यू पुट कर दिया, और इन्हीं को यूज़ करके हमारा जो नया फॉर्मूला बना वो क्या आ गया? लॉग के इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट अपॉन में 2.303 आर टी। इसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी की भी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है इस फॉर्मूले से, अगर हमें पता हो इक्विलिब्रियम तो वो भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एन एफ ई नोट लेकर, जो हमारी ई नोट की वैल्यू जो स्टैंडर्ड स्टेट में है, उस ई नोट के थ्रू कैलकुलेट करके डेल्टा जी नोट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती हैं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है जो मैं भी बता रही हूँ। इसी को लेकर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर हम बात करें कैलकुलेट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल की, एक सेल है टिन। टिन जो है उसकी एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो जो कंसंट्रेशन है उसकी वो है A इज इक्वल टू 0.6 जो कंसंट्रेशन है, और लेड को जिसमें रखा गया है उसकी कंसंट्रेशन है हमारी 0.3, और जो EMF है सेल की वो हमारी है 0.0144। हमें जो सेल है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो फ्री एनर्जी चेंज है वो निकालना है। और हमारे जो n की वैल्यू आती है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो n की जो वैल्यू है वो कितनी चेंज हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर चेंज आ रहा है। इसी 2 इलेक्ट्रॉन के चेंज के कारण हम उसको
स्टडी करते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल, ये हमारे नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। और आपको पता है हम जो क्या कहते हैं, रिएक्ट प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन को ऊपर रखा जाता है और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को नीचे रखा जाता है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो उसमें जो टिन आयन है वो हमारे रिएक्टेंट में फॉर्म हो रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं टिन आयन, और रिएक्टेंट में हमारे जो हैं वो लेड आयन हैं। हम लेड को टिन को यूज़ नहीं करेंगे सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में एक्टिविटी जो होती है, जो कंसनट्रेशन होती है वो 1 यूज़ की जाती है। इसलिए डायरेक्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ टिन आयन अपॉन में एक्टिविटी ऑफ लेड आयन, ये हमने यूज़ किया। और ये दोनों यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो अप्लाई किया है, इन्होंने हमें कंडीशंस यहाँ पर मेंशन की हुई है टेम्परेचर की, कितनी की है 25 डिग्री सेल्सियस। और 25 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो आर टी बाई एफ़ को अगर हम यूज़ करें और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया हो, आर की वैल्यू हमें पता है, एफ़ की वैल्यू हमें पता है, तो जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं, आप सभी को पता है, आपने बहुत बार वैल्यू सोल्व की हुई है, वो आती है 0.0591। वो डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। वही डायरेक्ट हम पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग टेन की वैल्यू अपॉन में लेड की वैल्यू। लॉग नेचुरल को हटा के लॉग में यूज़ किया था, और उस वैल्यू में आर टी बाई एफ़ को 2.303 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो हमारा 0.059 आता है। लॉग नेचुरल से वो लॉग में चेंज हो जाता है। अब ई नोट की वैल्यू हमें जो दी गई है वो दी गई है 0.014 वोल्ट, 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था इसलिए 2 आ गई। लॉग जो टिन की कंसनट्रेशन वो 0.6 और जो लेड की है वो 0.3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बन जाता है, पूरा सोल्व करने के बाद E इज़ इक्वल टू 0.051 वोल्ट आता है। हमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, तो डेल्टा जी जो हमारा स्टैंडर्ड नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम ई नोट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी नॉर्मल यूज़ करनी है गिब्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, तो हमने डेल्टा जी लिया, डेल्टा जी नोट नहीं लिया। डेल्टा जी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ही ले सकते हैं, या फिर माइनस डेल्टा इज जी इज इक्वल टू एन एफ ई ले लो। उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू 2, एफ़ की वैल्यू फेराडे जो है वो होता है 96500 कूलम्स, और जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ये 0.051। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी -984.3 जूल। ये हमारा क्वेश्चन है। आप और इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक से। मैं एक पीडीएफ या फिर वर्ड बुक और डाल दूँगी जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट जो है उसमें हमारी जो एप्लीकेशन थी वो थी डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसीज ऑफ आयन। अगर हमें वैलेंसी ऑफ आयन को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करें, उसके लिए हमें जो सेल है, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेल को रिप्रेजेंट करने का विदाउट ट्रांसपेरेंस सेल है। अगर हम उस ट्रांसपेरेंस सेल में विदाउट जो ट्रांसपेरेंस है उसकी बात करें तो उसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जब कैटायन और एनाइन की अगर हम मूवमेंट की बात ना करें, ईएमएफ ने कैलकुलेट करते हैं तो ई इज इक्वल टू आता है आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल A2 बाई A1। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो हमने जब कैलकुलेशन की थी, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर E1 की वैल्यू का बात करते, जब हम यहाँ पर बात करते हैं ईएमएफ नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल टू आर टी बाई एफ लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ 1 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ 2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं एनाइन और उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो वही चीज़ जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, E इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल A2 बाई A1। और एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में चेंज करें तो आर टी बाई एन एफ लॉग नेचुरल C2 बाई C1। और इसी को जब चेंज किया जाता है तो क्या आ जाता है 0.059/591 अपॉन में n लॉग C2 बाई C1। n जो है वो वैलेंसी ऑफ आयन, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वही होता है, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, मर्क्यूरस आयन है, हमें उसकी वैलेंसी नहीं पता। जो मर्क्यूरस आयन जो हमने लिया है कि वो H2 पॉजिटिव H पॉजिटिव, हमें उसकी आयन की वैलेंसी नहीं पता कितनी है, काफ़ी उसमें हमने यूज़ किया। तो उसको मेथड जो था उसको कैलकुलेट करने का क्या था, काफ़ी पहले तक मतलब डाउटफुल था। मर्क्यूरस आयन जो पहले कैलकुलेट किया जाता है, अगर मैं सेल को कंसीडर करूँ तो उसको
डाउटफुल होता था कि भी कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट इस तरीके से किया गया और एग्जैक्ट पता चल गया। मरकरी जो हमने सॉल्यूशन मरकरी को डिप करके यूज़ किया वो N/20 मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप किया, N/2 मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्यूशन में। दोनों का जो सॉल्यूशन है आपने देखा हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो सॉल्यूशन हम यूज़ किया उसकी जो वैल्यू है वो N/20 कंसनट्रेशन है उसकी जो है, और जो दूसरा हमने सॉल्यूशन यूज़ किया वो N/2 है, मतलब एक जो है दूसरे के कंपेरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो है मरकरी को हमने दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम यूज़ किया, मतलब हाइड्रोजन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं वो मरकरी की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, और मरकरी के इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, और जिस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम डिप कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन डिफर है, सेम नहीं है। जब हम ये चीज़ लेते हैं तो हमारे C1 की जो वैल्यू है अगर हम बात करें तो 1/20N इज इक्वल टू जो C2 है वो 1/2N है। अब C2/C1 की वैल्यू निकालो तो वो हमारी 10 आ जाती है, log 10 आ जाता है, जिस log 10 की अगर हम बात करें तो log 10 1 होता है। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो आपको वैल्यू नहीं दी गई हो, जब यहाँ पर नहीं बताया गया हो, जैसे क्वेश्चन है आपको टेम्परेचर या किसी चीज़ का मेंशन नहीं किया गया, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा हम 25 डिग्री सेल्सियस लेकर कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया था इसलिए मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको कैलकुलेट कर रही हूँ। E इज़ इक्वल टू 0.059/N log C2/C1। N की वैल्यू मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.0591/E log C2/C1। 0.0591 E जो हमें दिया गया था वो 0.0259 log 10। अब आप लोगों को पता है log 10 1 होता है, और जब इसको 0.059 को डिवाइड करूँगी 0.0259 से अप्रॉक्सीमेट 2 आएगा। तो जो मर्क्यूरी आयन है वो कौन सी स्टेट में हमारे उसकी आयन की वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। जो हमारा EMF जो मर्क्यूरी आयन जो मैंने बोला है 0.0259 ये फिक्स है, ये हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना EMF की एक्सपेरिमेंटली इतनी होती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन थी वो थी डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। कोई हमारा सब्सटेंस है, जैसे हम सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट डिज़ोल्व होता है वो सोल्यूट कितनी कंसनट्रेशन में डिज़ोल्व हो रहा है, कितने अमाउंट में डिज़ोल्व हो रहा है, वो हम सोल्यूबिलिटी कंसीडर करते हैं। और कई बार वो सब्सटेंस कम अमाउंट में डिज़ोल्व होता है और प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि भी कैसे कंसीडर करता है। अगर हम एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लेते हैं जिसकी आयनिक जो कंसनट्रेशन है ये मान के चलते हैं वो उसकी सोल्यूबिलिटी के इक्वल है। जो आयनिक कंसनट्रेशन हमने कंडीशन अप्लाई की, एक सॉल्यूशन स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, कम डिज़ोल्व हो रहा है, और जो उसकी आयनिक कंसनट्रेशन है वो उसकी सोल्यूबिलिटी के इक्वल, जितना वो डिज़ोल्व करेगा उतनी ही उसकी आयनिक कंसनट्रेशन है। और हम ये भी मान के चलते हैं वो सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। वही फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू RT/NF log नेचुरल C2/C1। और जो हमने यूज़ किया स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, जो हम ये मान के चलते हैं ये कम अमाउंट में भी जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होते हैं वो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कर देते हैं। थोड़ा सा अमाउंट उनके लिए काफ़ी होता है। अब हम यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं हम Ag सिल्वर को यूज़ कर रहे हैं और उसको डिप कर रहे हैं N/100 AgNO3 सॉल्यूशन में, और साथ में जो दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया है डिफ़र लिया है दोनों का सॉल्यूशन N/10 KCl सॉल्यूशन। जो KCl है हमारा इसमें स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है जो AgCl को क्या करता है सैचुरेटेड बना देता है। सिल्वर को लिया है और सैचुरेटेड हमारा NH4 अमोनिया, ये दोनों के दोनों हमने सोल्ट लिए जो उसमें डिप करते हैं। जब हम ये डिप कर रहे हैं तो हमारी जो कंसनट्रेशन है सिल्वर आयन की वो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा है और राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर कम है। अब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमारे लेफ़्ट हैंड इलेक्ट्रोड थी और राइट हैंड इलेक्ट्रोड थी उनकी हमने क्या करना है, उनमें से एक की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी। जो हमारी कैलकुलेशन जो मूव कर रहे हैं अगर हम बात करें तो सिल्वर जो आयन है N/10 KCl सैचुरेटेड AgCl था, उसको हम C कंसनट्रेशन जिसके हमें नहीं पता उसके हम C मान लेते हैं, और जो दूसरा N/10 जो था हमारा AgNO3 में जिसको डिप किया था उसकी हमारी जो है 0.01 मान लेते हैं। ये हमारी कंसनट्रेशन है जो अगर हम माने तो गिवन है, तो हम उसको जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 0.0 फॉर्मूले पुट करेंगे 0.0591 log, और जो हमारी C2 और जो C हमें कैलकुलेट करना है, एक हमारी C2 थी और एक C1 थी जिसको कैलकुलेट करना है 0.01/C। ये वैल्यू जो हम पुट कर देंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूशन N/10 जो हमने यूज़ किया था वो मान लेते हैं C ग्राम आपका पर इक्विवेलेंट जो लीटर है उसमें डिज़ोल्व हो रहा है।
जब वो डिज़ोल्व होता है तो उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कितनी है, n/10 ली है। अब KCl माने या फिर क्लोरीन, क्योंकि हमारा KIN और क्लोरीन आयन पॉजिटिव दोनों, मतलब जो मोमेंट है पोटेशियम की कंसीडर करें या पूरे उसकी कंसीडर करें, वो इक्वल है, क्योंकि कैटायन और एनायन का नंबर इक्वल था। अब जो हमारी कंसनट्रेशन होगी वो KCl की मानो या फिर आप क्लोरीन आयन की मानो, वो सेम ही आएगी। और हम यहाँ पे नॉर्मलिटी कितनी यूज़ करें, 0.1 नॉर्मल, n/10 बोलो या 0.1 नॉर्मल बोलो, एक ही बात होती है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। बस हम n का मतलब क्या होता है, 1/10, n/10 का मतलब क्या है, 1/10 नॉर्मल। ये बस ध्यान में रखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का, कैटाइन की सोल्युबिलिटी इनटू में एनाइन की सोल्युबिलिटी। जो हमारी कैटाइन की सोल्युबिलिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और एनाइन की जो सोल्युबिलिटी है वो हमारी है 0.1। अब हम ये मान के चलते हैं दोनों की हमारी जो सोल्युबिलिटी है इतनी कैटाइन की थी और इतनी ही एनाइन की थी, उसको निकालने का अगर हमारा फॉर्मूला बनेगा कंसंट्रेशन का, तो क्या बनेगा, सोल्युबिलिटी जो निकालने का फॉर्मूला बनता है, सिल्वर की सोल्युबिलिटी भी एस है और क्लोरीन की सोल्युबिलिटी भी एस है, तो हमारा फॉर्मूला के एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर, और एस की वैल्यू निकाल लूँगी तो क्या बन जाएगा, √KS। इस फॉर्मूले से आप उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें कंफ्यूज बार बार मत होइएगा, सिंपल जब आपको यूज़ करना है तो इसके थ्रू आप ये बताना है मेन कि हम इसके थ्रू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी एप्लीकेशन वो थी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए हम जो सेल कंसीडर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफेरेंस, हमने एक सेल कंसीडर किया, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो हमने ली है उसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, HCl हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी एक्टिविटी A मान के चल रहे हैं, और AgCl सॉलिड में है और सिल्वर है। ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही रिवर्सिबल हैं, उनके जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस उनके कंपैरिजन में वो मूव कर सकते हैं, जितना हमारा उतना ही वो रिवर्स में जा सकता है, और इसमें कोई भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का क्रिएशन नहीं हो रहा है। हम जो अगर सेल की रिएक्शन देखें तो वो हमारे हाफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक एटम AgCl के साथ कंबाइन करके Ag में कन्वर्ट होता है, H आयन रिलीज़ करता है और क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन करता है। अब मैं अगर पूरे सेल की निकालूँ तो सेल की निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी स्टैंडर्ड स्टेट थी E0 AgCl माइनस जो हमारा स्टैंडर्ड सॉलिड है वो हमारा स्टैंडर्ड की तरह एक्ट कर रहा है, हमने जो सिल्वर लिया है वो सिल्वर क्लोराइड वो स्टैंडर्ड सेल की तरह लिया है। ई सेल इज इक्वल टू E0 AgCl जो हमारा सॉल्ट था माइनस RT/F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ कैटाइन, एक्टिविटी ऑफ एनाइन। एक्टिविटी ऑफ कैटाइन और एक्टिविटी ऑफ एनाइन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो हमारा ई सेल क्या आ जाएगा, E0 AgCl माइनस RT/F लॉग नेचुरल ए। और एक्टिविटी आपको पता है सॉल्यूशंस के टर्म में एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन की टर्म यहाँ मोलालिटी ले रही हूँ। एक्टिविटी जो है वो मोलालिटी m² गामा स्क्वेयर, कैटायन और एनायन के लिए हम गामा को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू में कंसीडर करेंगे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। एक्टिविटी जो आई वो उससे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, A इज इक्वल टू m² गामा स्क्वेयर। ई सेल किसकी इक्वल आ जाएगा, E0 AgCl माइनस RT/F लॉग नेचुरल m² गामा स्क्वेयर। अब फिर से इस चीज़ को अगर हम ओपन करने की कोशिश करें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड स्टेट में माइनस जो ये m की पावर थी 2 वो आगे आ जाएगी, क्या बन जाएगा 2RT/F लॉग नेचुरल m माइनस गामा की पावर भी आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2RT/F लॉग नेचुरल गामा। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मैं इस इक्वेशन को स्टडी करना चाहूँ तो हमारा जो बनता है ई सेल में, अगर मैं क्या करती हूँ 2RT/F लॉग नेचुरल m जो मोलालिटी की टर्म थी वो ऐड कर देती हूँ इस सेल में, तो हमारा इक्वल आ जाएगा वो किसके, E0 स्टैंडर्ड स्टेट में माइनस 2RT/F लॉग नेचुरल गामा, जो हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसके इक्वल आ जाता है इन दोनों के, वेयर गामा इज़ द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो है हमारा सॉल्यूशन में वो हमारा इसकी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करे। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है दोनों की मीन एक्टिविटी है अलग अलग जो थी। मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड जो करवाया था, इससे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा था उसमें मैंने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जो हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट करते हैं उस एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्सपेरिमेंटली नॉन क्वांटिटी होती है जो ई सेल प्लस 2RT/F लॉग नेचुरल मोलालिटी की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है। और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो ई सेल
प्लस 2RT/F log नेचुरल m, और जो हमारी मोलैलिटी थी उसके रूट की वैल्यू लेते हैं और उनके बीच में प्लॉट करते हैं। हम ये जब कंसीडर करते हैं, जब ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है, हम ये मानते हैं अगर हमारी मोलैलिटी 0 है तो एक्टिविटी कोफिशिएंट हमारा कितना आता है, 1 आता है, और इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ की वैल्यू बनेगी हमारी ये बनेगी, मतलब डिक्रीजिंग का ग्राफ आएगा हमारा। और जो डिक्रीजिंग का ग्राफ है, इसको जो एक्सपेरिमेंट को अगर हमें स्टडी करना है तो सिंपल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव में आता है, स्लोप उसका नेगेटिव आएगा। ई सेल की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, इसमें ई सेल। जब ऐसा होगा तो हमारा जो 2RT/ जो वाली टर्म है इसमें अगर m इज़ 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इस कंडीशन में जो हम पुट करते हैं तो हम ये मान लेते हैं जो इक्वेशन 4 है, अगर ऐसी चीज़ें कंडीशन अप्लाई करते हैं तो जो इक्वेशन 4 है वो हमारी बन जाती है E0 AgCl, जो हमारी आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ई सेल प्लस RT/F log नेचुरल m, जिसको हम ई डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारी ये गामा वाली टर्म है ये हमारी 0 बन जाती है। नेक्स्ट जो है हमारी वो आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए वही जो हमने पहले यूज़ की थी इक्वेशन, वही दोबारा यूज़ करते हैं। ईटी जो अगर हमें ट्रांसपोर्ट सेल जो इलेक्ट्रोड थी उनके लिए जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हमने कंसीडर किया है कैटायन के कंपैरिजन में, और वो इक्वेशन जो बन रही है ट्रांसपोर्ट की वो है RT/ट्रांसपोर्ट आयन F log नेचुरल एक्टिविटी ऑफ जो दूसरे नंबर की जो इलेक्ट्रोड थी उसका, और उसकी जो एक्टिविटी है वो स्क्वायर में। ऐसी एक्टिविटी जो फर्स्ट नंबर की इलेक्ट्रोड थी यानी कि एनोड की बात करूँ उसकी, वो भी स्क्वायर में। एक्टिविटी दोनों की हमारी स्क्वायर में है तो उसमें जो हमारा 2 है वो आगे आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2RT ट्रांसपोर्ट आयन अपॉन में F log नेचुरल एक्टिविटी ऑफ जो कैथोड है वो, जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट करें और एनोड को 1 से रिप्रेजेंट करें। जो हमारी EMF है अगर हम इसकी बात करें तो EMF को सेम होती है सॉल्यूशन की विदाउट ट्रांसफरेंस की बात करें, जो विद द सेम सॉल्यूशन है और विदाउट ट्रांसफरेंस होगी वो सेम होगी, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम सेल की ये EMF ये सेम सेल की बट विदाउट ट्रांसफरेंस है। जो पहले वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट नंबर है वो विद ट्रांसफरेंस है, और जो सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करें वो विदाउट ट्रांसफरेंस यूज़ करें। इन दोनों को हमने लिया। अब हमें मूवमेंट देखनी है कि भाई ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है, ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो नंबर की वैल्यू थी विद ट्रांसफरेंस में से विदाउट ट्रांसफरेंस को डिवाइड कर देंगे। ट्रांसफरेंस की जो वैल्यू थी विद ट्रांसफरेंस की उससे विदाउट ट्रांसफरेंस को डिवाइड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारा पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और पूरा का पूरा टर्म कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास बचेगा 2T जो हमारा एनायन का नंबर था। अब हम सेल कंसीडर करते हैं विद ट्रांसफर। जो सेल था हमारा वो क्या था, H2 1 एटमॉस्फेरिक पे, HCl जिसकी एक्टिविटी 1 है, एक लेयर की फॉर्मेशन होती है उनके बीच में, HCl जिसकी एक्टिविटी 2 है, यहाँ पर प्लस लगाया मैंने, इसमें लाइन आएगी, इसको ठीक कर लीजिएगा। HCl जिसकी एक्टिविटी 2 है और उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है। इसकी अगर हम EMF निकाल लें, इस सेल की अगर मैं EMF निकालने की कोशिश करती हूँ तो वो जो EMF आएगी इस सेल की वो क्या आ जाएगी, E=RT ट्रांसपोर्ट नंबर F log नेचुरल A2/A1। यहाँ पर एक्टिविटी का डबल नहीं है, हमारा सिंपल एक्टिविटी A2/A1 है। ये जो ट्रांसफरेंस वाली थी, वी ट्रांसफरेंस की पीछे वाली रिएक्शंस में हम सारी डेरिवेशंस के रिजल्ट निकाल चुके हैं। मैंने वही रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ किए, दोबारा से वो डेरिवेशंस यहाँ डिस्कस नहीं किए, ध्यान में रखिएगा। ई की वैल्यू आ गई हमारी, और इस ई की वैल्यू से जो हम क्या करते हैं, पूरे सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो EMF है वो कैलकुलेट की जा सकती है, ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है, ई की वैल्यू कैलकुलेट करके और उसको कैलकुलेट करके। नेक्स्ट जो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ pH, हम इसके थ्रू pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी हमारा सॉल्यूशन है तो उसकी pH कैलकुलेट की जा सकती है। pH एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी आपका सॉल्यूशन उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, और जो हाइड्रोजन आयन होती है उसकी कंसंट्रेशन को हम बात करें तो जैसे मान लो pH पॉजिटिव थी, वो 10⁻⁴ में है हमारा -x, हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो हमारा H पॉजिटिव pH में चेंज होता है और 10⁻x हो जाती है, और जो pH है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव लॉग वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। तो ये कह सकते हैं यूजुअली अगर हमें pH को डिफाइन करना हो तो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें सेल में, जिस पे 2 इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किए हैं और दोनों इलेक्ट्रोड जो है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। जो हमारा कंसंट्रेशन सेल हमने कंसीडर किया था उसमें क्या कर रहे थे, सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे थे लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो जब वो मूव करते हैं तो इसका मतलब एक में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ कर और एक में कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर, तो ये जो मूवमेंट होती है उससे उनके अंदर चेंज आता है। वही मूवमेंट के कारण जो ये मूवमेंट हुई, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आए, एक इलेक्ट्रोड जो होती है हमारी दूसरे के कंपैरिजन में रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करती है। और जो हमारी ईएमएफ आती है सेल की वो किसकी होती है, ईएक्स प्लस ईआर। ईआर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और ईएक्स जिसको हमें डिटरमाइन करना है इस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है। क्विन हाइड्रोन के अलावा अगर हम बात करें तो जो थर्ड है वो ग्लास इलेक्ट्रोड। इन ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन 3 इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारी आती है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में चेंज आते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन अगर इस सेल के ऊपर अप्लाई करूँ तो हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, ई नॉट, ई इज इक्वल टू जो सेल की होगी ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड स्टिफनेस माइनस आर टी बाई एन एफ। एन की वैल्यू 1 है तो इसलिए आर टी बाई एफ लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्योंकि अगर मैं H2 की एक्टिविटी की बात करूँ तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। और 1 की अगर हम बात करें तो वो क्या बन जाएगा, इसको चेंज करके जो भी हमारा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट से क्या इक्वेशन आएगी, 1 अपॉन में एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। और जो हमारी प्रोडक्ट की एक्टिविटी ऑफ 1 है और उसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आप इसको ठीक करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव की जगह प्लस है, ये ध्यान में रखने ये प्लस आएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू यूज़ की है, ये प्लस होगा। जो ई है वो क्या आ रहा है हमारा, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट हाइड्रोजन एंड प्लस 0.0591 लॉग हाइड्रोजन आयन। जब हम बात करते हैं तो एच जो ई नॉट है वो हाइड्रोजन का 0 होता है तो हमारा ई एम एफ जो सेल का आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.059 लॉग हाइड्रोजन आयन। और लॉग जो हाइड्रोजन आयन है वो पी एच के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर लॉग हाइड्रोजन पॉजिटिव वैल्यू है और पीएच हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो जो सेल का पीएच आएगा वो क्या आएगा -0.0591 पीएच। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर हम उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन होगा। और जब हम हाइड्रोजन और कैलोमल इलेक्ट्रोड को लेते हैं और उसकी रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेटल जो है प्लेटिनम थी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ बनाते हैं उसको, और उसकी कंसनट्रेशन जिसमें डिप किया गया इलेक्ट्रोलाइट में उसकी है एच आयन कंसनट्रेशन। कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो KCl के सोल्यूशन में डिप होती है, सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है और Hg2Cl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड से बना होता है और जो इलेक्ट्रोड है वो मर्करी होती है। ये अगर हम बात करें तो और इस जो सेल जो हमारा ये बना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके जो हमने सेल बनाया है उस सेल की अगर हमें ईएमएफ कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो जो दोनों की हम माइनस कर दें, राइट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड की माइनस करें तो हमारी जो पीएच आएगी वो कैलकुलेट करनी है। राइट हैंड साइड की जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो है 0.2415, ये कैलोमल की जो है वो फिक्स है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, अभी हमने कैलकुलेट की वो कितने है 0.0591 पीएच नेगेटिव में थी, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको सोल्व कर ई इज इक्वल टू 0.2415 माइनस इंटू में माइनस 0.0591 पीएच। पीएच अगर कैलकुलेट करें इसको सोल्व कर इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, पीएच इज इक्वल टू ई माइनस 0.2415 अपॉन 0.0591। हम इस तरह से इलेक्ट्रोड को जो हमारी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक दूसरी इलेक्ट्रोड कंबाइन करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करने का जो पर्पज़ होता है जब हम कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ में तो उसके कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। बेनिफिट क्या है कि जो हमें वैल्यू है पीएच की वो एक्यूरेट मिलती है, इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू से आएगी वो चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल करेक्ट, उसमें एरर लेस होते हैं। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज क्या है, जब हम ये बनाते हैं तो इसको जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको सेटअप करना, ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा, जो हमने टेस्ट सॉल्यूशन यूज़ किया वो कंसीडर मतलब उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है।
टेस्ट सॉल्यूशन क्या करता है, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसकी सॉल्यूशन, जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसमें डिप करते हैं, जिस सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, वो सॉल्यूशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो प्लेटिनम है, जो वायर है, उसको कोरोड कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। हालांकि जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जो प्लेटिनम वायर हम यूज़ करते हैं, प्लेटिनम इनर्ट मेटल है, बट कई बार जब हम इसमें सेल में कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा हर कंडीशन में इनर्ट नहीं रहती, वो कुछ कंडीशन में रिएक्शन भी करता है, तो यहाँ पर रिएक्शन करके डैमेज हो जा सकती है। और एक और डिसएडवांटेज इसका है, जो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड है उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर की हेल्प से चेंज किया जा सकता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर उस पर इफ़ेक्ट डालता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कह सकते हो लिमिटेशंस थी। अब बात करते हैं क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। क्विन हाइड्रोन जो इलेक्ट्रोड है उसमें बात करें तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं क्विन और हाइड्रोक्विन, उन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विमोलर अमाउंट में होती है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है। क्विन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो क्विनोन को हाइड्रोक्विनोन आयंस में चेंज करती है, क्विनोन को हाइड्रोक्विनोन आयन में चेंज करती है। जो हमारी C6H4O2 ये हमारा क्विनोन का फॉर्मूला, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोक्विनोन आयन में चेंज हो सकता है। और इसी तरह हाइड्रोक्विनोन आयन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्विनोन में चेंज हो सकता है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करो तो हमारी क्या किया, क्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके उसमें C6 वही जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखें तो उसी में चेंज रहती है, क्विनोन से क्विनोन ही होती है, पर बीच में जब रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रोक्विनोन में चेंज हो जाती है। जब क्विनोन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोक्विनोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम QH2 का रिप्रेजेंट करेंगे। H2 हमने इसलिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, क्विनोन को क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया शॉर्ट फॉर्म के लिए, और क्विनोन हाइड्रोक्विनोन को QH2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारी Q+2H 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो QH2 में वो चेंज आती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2 आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, चेंज हो जाती है। अब उसी प्लेटिनम वायर में जिसमें हम ये सॉल्यूशन को डिप करते हैं, कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन लेते हैं, और उसको हमने क्या किया, ये हमारी क्विन हाइड्रोन है, क्विन हाइड्रोन को डिप करते हैं हम KCl सॉल्यूशन में और HCl की सॉल्यूशन में, कई बार HCl की सॉल्यूशन में भी डिप किया जाता है, वो हम लेते हैं और उसको डिप कर देते हैं सॉल्यूशन को। और डिप करके हमने क्या किया, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड आई वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है। और जब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है तो उसके हम अपना नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके EMF कैलकुलेट करते हैं। वो EMF किसकी इक्वल आ जाएगी, EQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेट में E0Q माइनस RT/2F लॉग नेचुरल प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वो वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे। N जो आता है हमारा 2 आता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए थे। अब हम ये मान के चलते हैं जो Q है और QH2 इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। अगर ऐसा है दोनों की सेम है तो QH2 और Q को अगर मैं यूज़ करूँ, डिवाइड करें दोनों को, तो हमारा यहाँ पर डिवीज़न नहीं का सिंबल नहीं लगाया, अगर मैं QH2 को Q से डिवाइड करती हूँ तो वो 1 ही आएगा। और जो हमारी वैल्यू बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन जो बन जाएगी EQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्टेट में EQ माइनस 2RT/2F लॉग नेचुरल 1/H पॉजिटिव की पावर 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, EQ इज इक्वल टू E0Q माइनस RT/2F लॉग नेचुरल 1 माइनस 2 लॉग नेचुरल H पॉजिटिव। ये जो पावर में 2 था वो आगे आ जाएगा। इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। और आप सबको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है। EQ इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगी, EQ इज इक्वल टू EQ नॉट माइनस RT/2F इंटू में 0 माइनस 2 लॉग नेचुरल H पॉजिटिव। जो हमारी ये इक्वेशन थी, ये जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा इस 2 से ये 2 कैंसिल होकर क्या इक्वेशन बन जाती है, EQ इज इक्वल टू EQ नॉट, ये माइनस से माइनस जो होगा मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी EQ इज इक्वल टू EQ नॉट प्लस RT/F लॉग नेचुरल इंटू में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा EQ इज इक्वल टू EQ नॉट प्लस 2.303 RT/F लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जब सोल्व करते हैं तो EQ इज इक्वल टू EQ नॉट प्लस 0.059 लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर आता है। जो EQ नोट की वैल्यू है, जो क्विन हाइड्रोन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडरेशन करें तो वो हमारी होती है लॉग H पॉजिटिव का, आपको पता है नेगेटिव pH से चेंज कर देते हैं हम, तो EQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, EQ नोट माइनस 0.0591 pH। EQ
में ई क्यू नॉट की जो स्टैंडर्ड स्टेट की वैल्यू है हमारी, अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड स्टेट की वैल्यू क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन की वो हम पुट कर देंगे तो हमारा ई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 0.6996 माइनस 0.059 pH। ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के थ्रू अगर हमें पीएच कैलकुलेट करना है तो हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड पर और रिडक्शन होता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड पर। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। राइट हैंड साइड की हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, क्या आएगी अभी देखो हमने कैलकुलेट की, ई क्यू की वैल्यू कितनी आती है वो कैलकुलेट कर ली राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं कैलोमल की बात करूँ तो वो हमारी है 0.2415। दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे और दोनों वैल्यूज़ पुट करके इस फॉर्मूले में तो हमारी जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0.4581 माइनस 0.0591 pH। pH की वैल्यू पर निकालूंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 0.4581 माइनस ई अपॉन में 0.0591। इस इक्वेशन को जनरली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, पी एच इज इक्वल टू ई नॉट क्यू। यहाँ पर अगर हम देखें तो ई नॉट क्यू था, वही ई नॉट क्यू हम यूज़ कर लेंगे। ई नॉट क्यू में से अगर हम क्या करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू को माइनस कर देते हैं और साथ में ई सेल माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 0.0591 से, तो हमारी पीएच को कैलकुलेट किया जा सकता है। जो हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं उसके भी कुछ बेनिफिट और कह सकते हो डिसएडवांटेजेस हैं। जो बेनिफिट है काफ़ी क्या है कि ये कन्वीनियंट है, सेटअप इजीली हो जाता है और इसको कॉन्टीन्यूसली हमें हाइड्रोजन की सप्लाई नहीं देनी पड़ती। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये क्या है कि इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में ही यूज़ कर सकते हैं। एल्कलाइन जो सॉल्यूशन होता है, जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, उनमें यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम इसको उसमें यूज़ करेंगे हाइड्रोक्विनोन को बेसिक सॉल्यूशन में तो एच आयन जो है वो देना स्टार्ट कर, मतलब जो हाइड्रोक्विनोन है वो एच आयन को डोनेट करना स्टार्ट कर देगी और जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो काम करना बंद कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है हमारी वो आती है यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास इलेक्ट्रोड को लेकर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कंबाइन करेंगे, ग्लास इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड को, जितने भी हमने 3 इलेक्ट्रोड यूज़ किए, हाइड्रोजन के बाद क्विन हाइड्रोन और लास्ट है हमारी ग्लास, इन तीनों इलेक्ट्रोड को हमने कंबाइन किया कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। जब हम कंबाइन करते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड को तो हमारी जनरल जो फॉर्मूला बनता है वो होता है प्लेटिनम 1 मोलर HCl जो हमने कंसनट्रेशन लिए, ग्लास सॉल्यूशन जो हमने लिया है अननोन जिसकी पीएच है, और स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड SC को हम स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड से प्रेजेंट कर रहे हैं। ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट जो है हमारी वो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है और जो लेफ्ट में हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड है। ग्लास इलेक्ट्रोड को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, ई नोट जी माइनस 0.0591 pH। वही जो फॉर्मूले थे वही मैं दोबारा से यूज़ ही कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। ई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 pH। अब जब हम SCE कैलोमल इलेक्ट्रोड की यहाँ से कैलकुलेट करने के थ्रू इसमें फॉर्मूला बात करें तो क्या आ जाएगा, ESCE इज इक्वल टू ई प्लस ई नोट जी माइनस 0.0591 pH। अब हमें क्या करना है, pH की वैल्यू निकालने, तो pH निकालने के बाद जब इस रिएक्शन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे तो हमारा pH क्या आ जाएगा, E प्लस ई नोट जी माइनस ESCE अपॉन में 0.0591। इस तरह से pH को कैलकुलेट किया जा सकता है। जो हमारी ग्लास इलेक्ट्रोड है उसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यहाँ पर ग्लास इलेक्ट्रोड है, आप लोगों को इसको स्टडी करने की ज़्यादा डीप में, मतलब ग्लास इलेक्ट्रोड के डायग्राम को इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना कि ग्लास इलेक्ट्रोड को हम हमेशा जो भी है कंबाइन करते हैं और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस को स्टडी किया जा सकता है। ये आप लोगों को निकालना कैसे है, ये वाले फॉर्मूले आपको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है इन कंपेरिजन ऑफ डायग्राम। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको निकालना एडवांटेजेस की ग्लास इलेक्ट्रोड के। तो ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज़ करना इजी है, ये इजीली पॉइजन भी नहीं होती, डैमेज भी नहीं होती, और इनके लिए अगर जो हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूशन को यूज़ किया जा सकता है, और जो इनकी एक्टिविटी है उन पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग होने का और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी इफेक्ट नहीं आता इनकी एक्टिविटी पर, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही एक्ट करती हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर हम स्ट्रॉन्गली एल्कलाइज सॉल्यूशन लेते हैं तो वो ग्लास पर रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ये सिर्फ हम
पीएच जिसकी 9 है उन्हीं सॉल्यूशन मतलब 9 पीएच के सॉल्यूशन तक ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे आगे के सॉल्यूशन में हम इसको यूज़ नहीं करते। यही मेन रीज़न है इसका। आप लोगों का एक लास्ट टॉपिक और है इसमें, अगर मैं बात करूँ इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो हमारी इलेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है उनमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है। हम जो सॉल्यूशन लेते हैं उनको एक को टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं और दूसरे सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट में लेते हैं जब टाइट्रेशन करते हैं। तो जो कंसनट्रेशन है कुछ आयन की फ्लास्क के अंदर वो क्या करती है, डिक्रीज़ करते चले जाते हैं। एच आयन जैसे आप क्या कर रहे हो, ब्यूरेट से फ्लास्क के अंदर लिक्विड को ऐड करते जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो फ्लास्क के अंदर जो हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क थी उसमें जो एच आयन या फिर क्या कहते हैं कैटायन या एनायन थे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती जाएगी। जो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है, रिवर्सिबल जो हमने इलेक्ट्रोड को सेटअप किया, मान लो जैसे हमारा क्या करें, ये ब्यूरेट के साथ हमने क्या किया, ज्वाइन कर रखा और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आयन की क्या करें, वैल्यू डिक्रीज़ करती जा रही है। जो ये डिक्रीज़ करता है, इन्हीं चीज़ों को लेकर हम उनकी क्या कहते हैं मीटर से रीडिंग नोट करते जाते हैं और रीडिंग नोट करके उन टाइट्रेशन के थ्रू ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये करेंगे तो उनमें क्या होगा, सेल के अंदर एक सडन चेंज आता है, एक सडन से इंक्रीज पॉइंट आ जाता है, डिक्रीज पॉइंट आ जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है। वही एंड पॉइंट हमें क्या करता है, उसको ईएमएफ को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जो टाइट्रेशन होती है वो 3 मेन टाइप की होती है, एक एसिड बेस टाइट्रेशन, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन और नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। अगर मैं एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करूं तो इस टाइट्रेशन में हम ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है। उसको हम क्या करते हैं, एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और जिस एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है। मतलब हम जो लेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोड है जिसको हम डिप कर रहे हैं उसको एक नॉन कंसनट्रेशन के सॉल्यूशन में डिप किया और डिप करने के साथ साथ जो हमारा सेल था उसको हमने स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ में कंबाइन कर दिया। अब हमारे पास जो हमने बीकर में सॉल्यूशन लिया, उस बीकर के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ब्यूरेट से थोड़ा थोड़ा बेस ऐड करते रहते हैं और जब बेस ऐड करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा एसिड के अंदर जब बेस ऐड होता रहेगा तो उसकी पीएच में चेंज आता रहेगा। वो चेंज जो है उस चेंज से पीएच की सॉल्यूशन में जो चेंज आया उस चेंज से ईएमएफ भी सेल की चेंज होती रहती है। वो ईएमएफ हम क्या करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया उस इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग सेक्शन में देखते रहते हैं और उसको नोट करते रहते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो ऐड करते करते जो हमारा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है पीएच और वॉल्यूम ऑफ एनएच, जो हमने बेस डाला और उस पीएच के बीच में ग्राफ ड्रॉट किया। इस ग्राफ को लेकर जो हमारा आता है एक स्टीपेस्ट पोर्शन आया है, इसमें 2 ग्राफ ड्रॉट किए गए। फर्स्ट जो है हमारा डेरिवेटिव है और पहला तो हमने टाइट्रेशन से डिनोट किया, फिर दूसरा हमने उसके डेरिवेटिव से ड्रॉट किया। जो डेरिवेटिव हम बनाते हैं वो ईएमएफ वैल्यू और वॉल्यूम के अगेंस्ट जो उनका रेशो था डिवाइड करके बनता है और उस गम से जो हमारा एक पीक पॉइंट आता है, ये देखो यहाँ पर ये पीक पॉइंट आया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ पर ग्राफ का जो अगर हम बात करें तो इस ग्राफ में ये एक पीक पॉइंट यहाँ पर ये जो चीज़ आई हुई है इसके थ्रू हमें उसकी ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो कर्व आया, जो एंड पॉइंट आता है जो है वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ये जो है फाइनल ईयर में इसके आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन का ये यहाँ पर डायग्राम है, इसमें एक ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ की गई है। ये हमारे ब्यूरेट से हम इसमें डालते रहते हैं और बार बार शेक करते रहते हैं। ये मीटर है, इलेक्ट्रोमेरिक मीटर, इस मीटर में हमें रीडिंग मिलती रहती है। इन्हीं रीडिंग को लेकर ग्राफ बनाए जाते हैं और उन ग्राफ से जो हमने बनाए हैं, जो ड्रॉ किए हैं, हमें रीडिंग मिलती है और रीडिंग से ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट जो होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन में जो होते हैं जनरली जो होती हैं ऐसे के लिए की जाती हैं जिनमें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो फेरस Fe2 पॉजिटिव हमारा Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है और जो सीरिक आयन है वो C3 पॉजिटिव, मतलब ऐसे हमने सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हो। इसमें हम क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ में कंबाइन किया जाता है। सीरियम आयन जो हमने यूज़ किया था सॉल्यूशन को, उसको हम क्या करते हैं ब्यूरेट से ऐड करते हैं आयरन के सॉल्यूशन के अंदर और हर एडिशन पे हम क्या करते हैं ईएमएफ को नोट करते जाते हैं। और जैसे जैसे हम आपने ड्रॉप से या क्या किया ब्यूरेट से सॉल्यूशन डाला और सॉल्यूशन डालने के बाद इस वोल्ट मीटर से उसकी रीडिंग नोट की, फिर आपने मान लो ये ब्यूरेट
ब्यूरेट है, ब्यूरेट से हर बार आप क्या कर रहे हो 0.5 ml डाल रहे हो, और 0.5 ml डालने के बाद हर बार आप क्या कर रहे हो इस मीटर से उसकी रीडिंग नोट कर रहे हो, हमेशा यही कर रहे हो। और नोट करने के बाद जब आप ये काम नोट करते रहते हो, नोट करने के बाद आप क्या कर रहे हो उनके बीच में एक ग्राफ नोट कर रहे हो। ये हमारा ग्राफ है पोटेंशियल के बीच में और सीरियम आयन से जो वॉल्यूम हमने डाली थी उनके बीच में। और इस ग्राफ के थ्रू हमारा जो क्या कहते हैं ग्राफ बनता है, उसमें एक पॉइंट आता है 1 के कंसंट्रेशन इक्विवेलेंस जो पॉइंट होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट 1 के, जो हमारा ये पॉइंट आया, इसी से हमें उसकी EMF को कैलकुलेट कर सकता है। जो E का रेशो है वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हम रेशो चेंज करेंगे वो भी चेंज हो जाएगा, और चेंज होते होते हमें क्या करेगा इक्विवेलेंट शार्प एंड पॉइंट आ जाएगा, और वो एंड पॉइंट हमें कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट कितना है। इसके बाद जो लास्ट थर्ड है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ऐसे सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं जो प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, जैसे NaCl सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंबाइन करते हैं तो उसमें सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। इसमें जो हम इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं अननोन NaCl सॉल्यूशन में उसको क्या करते हैं डिप करते हैं और कैलोमल इलेक्ट्रोड के थ्रू उसको कंबाइन किया जाता है। लेकिन इसमें जब हम कंबाइन करते हैं तो इसमें सोल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है उसके साथ कंबाइन कर, इसको डायरेक्ट कंबाइन नहीं किया जाता। कंबाइन करते हैं, डायरेक्ट भी कई बार कंबाइन कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कंबाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम उसको सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। जब हमारे सेल पोटेंशियल क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं, जो चेंज आता है सेल पोटेंशियल में वो सिल्वर आयन जो हैं इलेक्ट्रोड के पास उसके कारण से चेंज होता है। उनमें चेंजेस आने के कारण क्या करता है हमारी EMF में भी चेंज आता रहता है। स्टार्टिंग में जो सिल्वर कंसंट्रेशन होते हैं, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन वो 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट डालते जाते हैं वैसे वैसे सिल्वर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती जाती है और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। और जैसे जैसे क्या करेगा सिल्वर क्लोराइड बनता चला जाएगा, क्लोरीन आयन की भी क्या करेगी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती जाएगी, और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से उन दोनों की हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिल्वर और जो है हमारा सिल्वर आयन के बीच में और क्लोरीन आयन, इससे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाएगा और उस सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से फिर हम उसकी EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का डायग्राम है। इसमें सॉरी रॉन्ग डायग्राम यहाँ पर लगा दिया है मैंने, ये इसका डायग्राम नहीं है, गलती से बाय मिस्टेक लग गया, इसका डायग्राम दूसरा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या करते हैं वैल्यू से सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाता है और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से फिर हम उसकी क्या करते हैं EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा जो सिलेबस था 3rd सेक्शन और 4th सेक्शन का वो कंप्लीट हो जाता है।